सफलता का आपने स्वाद चखा है, ये सफर कैसा रहा? सबसे पहले आप तो हमें यही बताएं। और ये सफर संघर्ष भरा रहा या सुहाना सफर रहा? तो क्या इतने अच्छे रैंक की उम्मीद थी आपको? सिविल सर्विसेज में ऐसी क्या बात है जो इसकी सफलता जब व्यक्ति होता है, सफल हो जाता है, तो ये सिर्फ रिजल्ट नहीं रह जाता, सिर्फ नौकरी नहीं रह जाता, उत्सव बन जाता है। आपके मन में पहली दफा ये कब लगा होगा कि मैं जो बना हूं ना, ऑफिसर बनने के लिए बना हूं? परिवार वालों के लिए कहा कि लहर बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे अपने तरफ से पूरी जोर लगाते रहते हैं। यही जगत की रीत है, यही जगत की नीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नमस्कार, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। नाम है शिव प्रताप। शिव प्रताप यूपीपीएससी 2023 में रैंक 4 के साथ डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित हुए हैं। शिव प्रताप आज हमारे साथ अपनी सफलता की दास्तां साझा करेंगे। साथ ही आपके तैयारी में जो दुविधा आ रहा होगा, आपके मन मस्तिष्क में जो प्रश्न उठ रहे होंगे, उसको भी ये शांत करने का प्रयास करेंगे, आपको जरूरी सुझाव भी देंगे। शिव प्रताप जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी ओर से और पूरी संस्कृति आईएएस परिवार की ओर से आपको आपकी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जी मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही संस्कृति आईएएस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिव प्रताप जी, ये जो सफलता का आपने स्वाद चखा है, ये सफर कैसा रहा? सबसे पहले आप तो हमें यही बताएं। और ये सफर संघर्ष भरा रहा या सुहाना सफर रहा? इस सफ़र के जो अनुभव हैं वो मिले जुले हैं। उसमें कुछ सुहाने पल भी रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। तो दोनों तरफ से जो मिश्रित जो परिस्थितियां थी उनका मैंने स्वाद चखा और अंततः सफलता का जो अंतिम स्वाद था उसे चखा। तो सुखद अनुभूति महसूस हो रही है। जिस दिन रिजल्ट आया होगा आपका, उस दिन आप मुखर्जी नगर दिल्ली में ही थे या घर पे थे? जी, मैं यहीं दिल्ली में ही था। दिल्ली में थे। तो रिजल्ट देखने के बाद उस पीडीएफ में जब नाम आया होगा, पहला रिएक्शन कैसा रहा था आपका? बस देखा, लिस्ट में नाम दिखाई दिया तो पहले तो अच्छा लगा और साथ में दोस्त लोग भी थे, छोटा भाई था, तो सभी लोग एकदम खुशी से उछल पड़े कि अरे वाह, 4th रैंक आई है, डिप्टी कलेक्टर बने हैं। हाँ। तो फिर सभी दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। एक जो खास बात आपने कहा कि 4th रैंक आई, जिस पर मैं भी आना चाहता था कि एक होता है सफल हो जाना, उस पीडीएफ में नाम आ जाना, वर्षों के संघर्ष के बाद अपने सफलता को स्वाद का चखना। लेकिन आपका रैंक 4 है और डिप्टी कलेक्टर भी आप बन गए हैं। तो जो राज्य स्तरीय आयोग में सबसे बड़ा पद होता है, जितना अच्छा से अच्छा रैंक हो सकता है, टॉप 5 में आना, है ना? तो क्या इतने अच्छे रैंक की उम्मीद थी आपको? ऐसा सोचा तो नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक कभी आएगी, लेकिन हाँ, इस बार मैं सफलता को लेकर आश्वस्त था पूरी तरह से। जिस तरह से इस बार मेंस जो मेरी आंसर राइटिंग से लेकर जो सारी तैयारी थी, वो मुझे आश्वस्त करती थी कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बार पीडीएफ में तो नाम निश्चित होगा। निश्चित आ जाएगा। लेकिन इतना आइडिया नहीं था कि 4th रैंक आ जाएगी। तो वो मेरे लिए भी थोड़ा सा क्या मतलब काफ़ी सुखद अनुभूति देने वाला पल था कि जब आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत हों और उस प्रक्रिया में आपने सफलताओं असफलताओं का दौर देखा हो और अंततः जब उसकी जो परिणति हो इतनी शानदार हो, तो निश्चित तौर पर हर अभ्यर्थी को अच्छा लगता ही है। जब रिजल्ट आया था, चूंकि आप दिल्ली में थे, घर परिवार के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे होंगे, रोज कॉल कर रहे होंगे, कब रिजल्ट आ रहा है जी। कब रिजल्ट आ रहा है। तो जब रिजल्ट आया था, सबसे पहले घर पे किन से बात हुई थी? जब रिजल्ट आया तो मैं और मेरा छोटा भाई रोहित साथ में बैठे हुए थे। तो उसने देखा, तो मैं तो देख ही रहा था, उसने देख के सीधा सबसे पहले कॉल लगा दिया पापा जी को कि पापा जी, भैया का चयन हो गया है और 4th रैंक आई है। तो फिर तो पूरा माहौल ही घर का बदल गया। और उसके बाद से फ़ोन कॉल से सारी चीज़ें, फिर पापा मम्मी से बात हुई, दादी से बात हुई, तो फिर माहौल ही बदल गया उसके बाद। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, माहौल। मैं इसी के साथ एक प्रश्न जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, बहुत सारे सर्विसेज होता है जिसमें लोग सफल होते हैं, नौकरी मिलता है, लेकिन सिविल सर्विसेज में ऐसी क्या बात है जो इसकी सफलता जब व्यक्ति होता है, सफल हो जाता है, तो ये सिर्फ रिजल्ट नहीं रह जाता, सिर्फ नौकरी नहीं रह जाता, उत्सव बन जाता है। वो व्यक्ति दूसरों के लिए, पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसी क्या बात है सर्विस में? ये सिविल सेवा जो है, चाहे संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षा है या जो राज्य सेवाओं की परीक्षा है, वो मुझे लग रहा है चाहे देश में या राज्य में सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। और इस पद पर रहते हुए आप बहुत ही विविधतापूर्ण काम कर सकते हैं एक साथ, चाहे समाज की बात हो, चाहे वंचित वर्गों की बात हो, जो भी है सर्विस प्रोवाइड करने की बात है, आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में काम करना हो तो, और हर व्यक्ति की जो
थोड़ा सा भी संवेदनशील होता है तो चाहता है कि हम समाज के लिए कुछ काम करें, बेहतर करें, और परिवार का भी उससे एक नाम, एक जो ऑरा क्रिएट होता है वो जुड़ा होता है कि चलिए भाई आपने अच्छे पद पर चयनित होकर के परिवार, समाज सभी का नाम रोशन किया और अब आप समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए अग्रसर हैं। अब आपके पास एक जो परिस्थिति चाहिए होती है वो आपके पास है और आप बेहतर कर सकते हैं। आपके मन में पहली दफा ये कब लगा होगा कि मैं जो बना हूँ ना अफसर बनने के लिए बना हूँ? काम तो बहुत सारे हैं जीवन में, लेकिन आपने जो कहा ना कि विविधता बहुत मिलता है इसमें और सेटिस्फेक्शन होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन इसमें होता है। तो पहली बार शिव के मन में कब हुआ था कि मुझे तपस्या करना है ना तो सिविल सर्विसेज के लिए? मैं अगर अपनी जैसे इस यात्रा की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे पापा जी भी प्रशासन में ही हैं। अच्छा। और मेरे 2 बड़े भाई वो 2012 और 13 बैच में यूपीएससी में चयनित हुए हैं। अभी जो मेरे बड़े भाई हैं वो वर्तमान में डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस में, और छोटे भाई हैं तो अभी जॉइंट कमिश्नर हैं बॉम्बे में, आईआरएस थे वो। तो एक परिवार की जो पृष्ठभूमि थी, तो मेरे दादाजी ने सबसे पहले इस चीज़ की शुरुआत करी। उन्हें लगा था कि मेरे बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, तो मेरे पापा जी को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप चलो तैयारी करो, कुछ तो बेहतर करो। उसके बाद जैसे जब पापा जी का इस प्रक्रिया में आना हुआ, उन्होंने तैयारी शुरू की, तो मेरे भैया लोगों को भी मोटिवेशन मिला, वो लोग भी फिर तैयारी में आए। तो अंततः जब फिर घर में सारे परिणाम जब अनुकूल आने लगे, सभी लोगों का चयन होने लगा, तो फिर मेरे सभी भाइयों जो घर में और परिवार में लोग हैं, सभी के मन में ये रहा कि नहीं अब तो चलो प्रशासन में ही काम करना चाहिए। जब घर में एक ऐसी पृष्ठभूमि बन गई है तो आप लोग कर सकते हैं। तो फिर मैं और मेरा छोटा भाई और मेरे कजन कई एक लोग हैं, 4-5 लोग यहाँ हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में, और उम्मीद है कि जल्दी ही उनका भी बेहतर परिणाम आएगा। बिल्कुल, आपको देखते हुए अब वो आगे आसानी से बढ़ सकते हैं। जी, आपका मार्गदर्शन उन्हें रहेगा तो। जी। संस्कृति आईएएस के साथ जुड़ाव कैसे हुआ आपका? मैं संस्कृति आईएएस में फाउंडेशन फर्स्ट का स्टूडेंट हूँ। फाउंडेशन फर्स्ट से आप? जी, मैं फाउंडेशन फर्स्ट, और मैं उससे पहले भी अखिल सर, रितेश सर, AK अरुण सर और अमित सर से एथिक्स को लेकर के मैं पर्सनली मिलता रहता था, मैं पढ़ता रहता था, जो भी ज़रूरत पड़ती थी तो जहाँ भी ज़रूरत रहती थी तो मिल लेता था। और फिर मैंने जब यूपी का 2018 में सिलेबस चेंज हुआ, पहले तो यूपी में 2 ऑप्शनल थे, उसके बाद जब इधर सिलेबस चेंज हुआ तो फिर मैंने एडमिशन लिया के जो संस्कृति आईएएस का फाउंडेशन फर्स्ट था उसमें मैंने एडमिशन लिया, और फिर वहाँ से ये तैयारी इसकी शुरू करी, और तब से लगातार कारवां बढ़ता जा रहा है। और देखिए आपके साथ के जो भी आपके मित्र होंगे फाउंडेशन 1 से आए हैं और संस्कृति आईएएस के छात्र हैं, तो आप लोग भी जो भी देख रहे हैं आपके बीच के आए हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं उसमें से एक हमारे बीच का व्यक्ति जो है सफल होता है तो बाकी का उत्साह भी अपने आप बढ़ जाता है कि ये हमारे बीच से आए हैं तो फिर हम क्यों नहीं वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये जो पूरा सफर रहा इसमें मैं 2-3 सेगमेंट पे बात करना चाहूंगा आपसे कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स को लेकर के चलते हैं। आपने प्रीलिम्स की कैसे तैयारी की, क्योंकि प्रीलिम्स को ही इस सफर में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यही है। तो क्या रहा आपका स्ट्रेटेजी इसके लिए? प्रीलिम्स का मेरे लिए सबसे पहले तो ये था कि यूपी जो पीसीएस है उसका प्रीलिम्स और उसके जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो एकदम डिफरेंट है, वो यूपीएससी से काफ़ी हद तक अलग है, क्योंकि यहाँ पे वन लाइनर और जो फैक्चुअल क्वेश्चन हैं उनकी अत्यधिक मात्रा रहती है। तो मैंने इसके लिए कोई पहले कोचिंग नहीं ली और ना इसकी कुछ ज़रूरत थी। मैंने कुछ जो टेक्स्ट जो मुझे सर लोगों ने सजेस्ट किए थे या जो मेरे जो पापा जी और फैमिली में जैसे भैया लोगों ने बताए थे तो मैंने पढ़ना शुरू किया, एनसीईआरटी पढ़ी, और बाकी जो जैसे ज़रूरत रहती थी तो सर लोगों से गाइडेंस ले लेता कि कैसे पढ़ना, क्या करना है। तो मैंने सारे सब्जेक्ट के टेक्स्ट एक मैंने कर लिए थे, तो उनको मैंने अच्छे से पढ़ लिया। और उसके बाद जो एक घटना चक्र का यूपी में जो सबसे फेमस जो है एक पब्लिकेशन, तो उन्होंने जो पुराने क्वेश्चंस का जो कलेक्शन दिया है, जो पूर्वावलोकन करके एक सीरीज निकालते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने पढ़ लिया था अच्छे से। उन्हें पढ़ने के बाद मैंने क्या किया था, उनकी बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं वो, तो मैंने उनके सिनॉप्सिस बना लिए थे हर बुक के 5 से 7 पेज में। अच्छा। जिससे कि बार बार मुझे वो ना पढ़ने पड़े, जैसे जो मुझे टफ क्वेश्चन लगते थे मैंने निकाल लिए थे, तो मैं उनका रिवीजन करता रहता था। हर बुक का आपने कहा कि हाँ 5 से 7 पेज में, 5 से 7 पेज में। और वो बुक काफी मोटी होती है। ये कलाकारी कैसे करते थे? इस कलाकारी का जो सबसे जो बड़ा सलीका है वो मुझे लग रहा है कि जो प्रश्न आपको आते हैं और जब आप तैयारी करते हैं तो ऑलमोस्ट प्रश्न आपको पता रहते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका आपसे वास्ता नहीं रहता है या फिर आप याद नहीं कर पाते हैं। तो मैंने उन प्रश्न को हाईलाइट किया और उन्हें नोट कर लिया, जिससे कि मुझे बार बार मेहनत न करनी पड़े। फिर जैसे प्रीलिम्स होता था तो 1 या 1.5 महीने के लिए मैं अपना उठाया, सारा टेक्स्ट पढ़े और वही अपने सिनॉप्सिस दोहराए और बस प्रीलिम्स में बैठ जाता था। यानी कि सिनॉप्सिस बनाना बहुत जरूरी होता है।
मेरी नज़र में तो बहुत ज़रूरी है। बाकी तो हर स्टूडेंट की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन मैंने ऐसा किया, इससे क्या था कि मेरा समय बचा। नहीं तो फिर आपको हर प्रीलिम्स के समय वो वही पढ़नी पड़ेगी, वही मोटी मोटी किताबें फिर दोहराना पड़ता है पूरा। फिर वो मुझे लग रहा है कि बच्चों के लिए बहुत बोझिल भी हो जाता है, मुश्किल भी हो जाता है। हाँ। आपने एक बात और जिक्र किया, आपने कहा कि आपने जब शुरुआत किया तो आप एनसीईआरटी पढ़े। एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी हो जाता है? एनसीईआरटी इस तैयारी में मुझे लग रहा है कि एक आधारशिला के रूप में काम करती है। कोई भी बच्चा जो नया स्टूडेंट पढ़ने आता है तो एक बेसिक अप्रोच के लिए एनसीईआरटी की सबसे खास बात यह है कि किसी भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको समझने के लिए उसे। उसमें डायग्राम फॉर्मेट और जो सिखाने का जो तरीका है वो बहुत शानदार है। तो आप उसे अपने आप से पढ़ सकते हैं, उससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम क्लियर हो जाते हैं और आपके दिमाग में उसके जो है ना खाका स्पष्ट हो जाते हैं कि किस चीज़ का जो बेसिक है। जैसे अगर ज्योग्राफी की हम लोग बात करें तो उसकी चाहे भौगोलिक संरचना हो या जैसे जलवायु विज्ञान की बात है, तो वो सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में जैसे छोटे बच्चों को जो है सिखाते हैं उस तरह से दी हुई हैं। तो आप उसे पढ़ के एक जो अपना बेसिक जो पृष्ठभूमि है वो तैयार कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एनसीईआरटी की भूमिका बहुत स्पष्ट है इसमें, और सबको पता भी होगा। ये आप एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो आपका आगे का रास्ता स्पष्ट हो जाता है। फिर एनसीईआरटी में भी दो बातें कही जाती है, एक है न्यू एनसीईआरटी और एक है ओल्ड एनसीईआरटी। तो कौन सा पढ़ना चाहिए? अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ 2-3 बुक्स थी, जैसे देश और उनके निवासी करके एक है जियोग्राफी की, तो मैंने उसमें से 2-3 उसकी जो सीरीज थी वो मैंने पढ़ रखी थी, वो मुझे अच्छी लगी थी पढ़ने में। उसके अलावा जो मैंने सारी एनसीईआरटी थी वो नहीं पढ़ी, जैसे इकोनॉमिक्स की 11th और 12th की, और ज्योग्राफी की तो मुझे लग रहा है कि 7, 8, 9, 10 तो वो सारी की सारी पढ़नी रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा उसमें समय नहीं लगता है, अगर आप सही से पढ़ने बैठेंगे तो 2 दिन में एक एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ सकते हैं। सही। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि बच्चों को पढ़ लेना चाहिए। प्रीलिम्स में एक और सेगमेंट है, वो है सीसेट का जी। और सीसेट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाधा बनता जा रहा है, खास करके हिंदी मीडियम के लिए। जी। आपका भी हिंदी मीडियम रहा, ठीक है। आप उन सभी लोगों के लिए वो रास्ता बता दीजिए जो सीसेट से पार पा लें। वो सीसेट चाहे यूपीएससी का हो चाहे यूपीपीसीएस का, ये वाकई में एक बड़ी समस्या है। मैं अपने दोस्तों के कुछ उदाहरण साझा करूं तो यूपीपीसीएस को लेकर मैं बताना चाह रहा हूं। मेरे कई एक ऐसे मित्र हैं जो जीएस में 100+ स्कोर करते हैं, और उनका दुर्भाग्य ऐसा रहा कि 1-2 साल लगातार उनका सीसेट रुक गया और वो मेंस परीक्षा से बाहर हुई, मतलब मेंस में नहीं बैठ पाए वो। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि सीसेट जो लोग इग्नोर कर देते हैं, या जो ये सोचते हैं कि नहीं चलो मेरा मैथ भी ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है और हिंदी तो आती है तो हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो हिंदी के 20 से 22 जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो आपकी जो सामान्य स्थिति होती है, रडार होती है, उससे बाहर रहते हैं। तो हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बार मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बताऊं कि मैं बहुत हल्के, मैंने बिल्कुल नहीं मैं पढ़ता नहीं था आमतौर पे सीसेट को लेके, तो उस बार भी ऐसे ही चला गया, मैंने कहा हो जाएगा। अच्छा। लेकिन जब मैंने पेपर देखा तो होशवक्ता हो गए वहाँ पे। अच्छा। फिर लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि मैनेज हो गया था, तो उसमें 36 क्वेश्चन मेरे हुए थे और अंततः सीसेट पास हो गया। कौन सा मेंस आपने लिखा था, कितने नंबर का? ये मेरा चौथा मेंस था और प्रथम इंटरव्यू था। पहला इंटरव्यू जी। तो देखिए, चूंकि अब शिव यहाँ जो है 4 मेंस लिख चुके हैं, यानी कि प्रीलिम्स पास करने का इनके पास कुंजी तो है ना। इसलिए मैंने प्रीलिम्स पे थोड़ा सा ज्यादा जोर दिया था। अब प्रीलिम्स से बाहर निकलते हैं, मेंस की तरफ चलते हैं। जी। मेंस के विषय में यदि मैं आपसे पूछूं कि एक सबसे अहम बात क्या होनी चाहिए, तो आप क्या बताएंगे? मेंस को लेके मुझे जो एक सबसे अच्छी चीज जो आकर्षित करती है, मैं अगर इसे एक लाइन में कहूँ तो एक वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका है तो हर बात सुनी जाती है। तो मैं इस शेर को जब पढ़ता था तो मैं देखता था ये मुझे लग रहा है कि मेंस के लिए ही नहीं कहीं उन्होंने कहा है। तो मेरी जो टेबल थी उस पर मैंने ये आगे लिख रखा था, क्योंकि मैं 3 मेंस लिखा तो उसमें मेरी कई कमियां रहीं जो मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं क्यों नहीं मेंस क्वालिफाई कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ भाई इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो डिमांड है जो कि वो मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन का पूरा वो सलीका मेरे अंदर नहीं विकसित हुआ है। मैं इसलिए लगातार बाहर हो रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं, कभी 3 नंबर से कभी 2 नंबर से, बहुत एकदम माइनर मार्जिन से मैं बाहर होता था उसमें। तो ये चीज़ मुझे लगी, और फिर जब मैंने उस पर देखा, पूरा उसका अवलोकन किया अच्छे से, तो पता चला कि मैंने क्या क्या कमियां की हैं। तो उनमें फिर मैंने सुधार किया और इस बार परिणाम आपके सामने है। आंसर राइटिंग का कितना महत्व है? आंसर राइटिंग का मैं कहूँगा कि 95% भूमिका रहती है अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मुझे मिले कि जो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कोई आंसर नहीं कभी लिखा और वो चयनित हुए हैं। तो मैंने कहा भाई
आप तो एकदम सबके लिए रोल मॉडल ही हैं। दूसरे गोला पे से हाँ आए हैं। हाँ हाँ, कि आपकी तो वही तारीफ बनती है और इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप आंसर राइटिंग अगर नहीं करते हैं तो फिर मेंस निकालना बहुत मुश्किल काम हो अच्छा जाता शिव, है। ये बताइए, बहुत सारे छात्रों का ये प्रश्न है हमारे पास कि आंसर राइटिंग कब से शुरू कर देनी चाहिए? क्या तैयारी के पहले दिन से, या प्रीलिम्स जब पास हो जाए तब करना चाहिए? किस तरह से इसका जो है रणनीति बनाया जाए? देखिए सर, आंसर राइटिंग की जो फॉर्मेटिंग और जो लेखन शैली की जो प्रक्रिया है वो कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है कि आप मान लो आज रिजल्ट आया, आपने आज से लिखना शुरू किया और आप परफेक्शन पा लिए उसमें, ऐसा नहीं होता। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि इस प्रक्रिया में दिनों दिन निखार होता है और आप लास्ट तक मैच्योरिटी की जो एक लेवल होता है उसको पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, तब कहीं जाके आप उसकी जो सिद्धावस्था होती है उसको प्राप्त कर पाते हैं। कहते हैं ना कि वो पढ़ना पढ़ते पढ़ते आता है और जी जी, लिखना लिखते लिखते आता है। तो आप जब तैयारी शुरू करते हैं उस समय से आप लिखना शुरू करें। ये नहीं कि आप बहुत परफेक्ट उत्तर पहले ही दिन से लिखें। हाँ। आप जो भी लिखना शुरू करेंगे टूटा फूटा लिखेंगे। पहले आप अपना इंट्रो को देखेंगे, इंट्रो में क्या कमियां हैं, भाषा के स्तर पर क्या कमियां हैं, प्रेजेंटेशन कैसा है, कितनी लाइनों में इंट्रो लिखते हैं। फिर आप जब क्वेश्चन की मेन बॉडी पे जाएंगे तो वहां पे आप पाएंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और उससे आप कैसे फुलफिल करते हैं। आप पैरा फॉर्मेट में लिखना पसंद करते हैं या क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको बुलेट फॉर्म में लिखना है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें समस्या, कारण, निदान सब पूछ देते हैं, तो आपको 200 शब्दों में सब लिखना रहता है। तो वो कला आपकी तभी विकसित होगी जब आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर चुके होंगे, जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ये सलीका जो मैंने बात कही ना कि आंसर राइटिंग का एक सलीका है, वो विकसित तभी होता है जब आप अच्छे से लिख लिए होते हैं, कई एक आप पेपर सॉल्व कर लिए होते हैं, मॉक लिख लिए होते हैं, फिर वो धीरे धीरे आ जाता है। फिर क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, कुछ भी डिमांड हो, आप उसको बेहतर तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कई सब्जेक्ट होते हैं, कई सारे सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए पढ़ना पड़ता है, आपने भी किया है। इन सब चीजों के साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे आप? मैं आपको अपने अगर पिछले 3 मेंस के अनुभव बताऊं, अगर आपका समय बहुत ज़्यादा ना हो तो मैं इस पर बात करना चाहूँगा कि जो मैं पहले 3 मेंस मेरे थे तो उसमें मैंने कोई ऐसी स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं अपनाई थी कि मैं हाँ इसको ऐसे कर लूँ। मुझे लग रहा था कि जैसे कि फर्स्ट पेपर की बात लूँ तो उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, भारतीय समाज है और ये जो पहलू थे, तो मुझे लग रहा था कि एक एक कोई भी टेक्स्ट पकड़ लेंगे, पढ़ लेंगे और हो जाएगा उससे। तो वही मैं करता था कि कोई नोट्स ले लिया, पढ़ लिया और अपना चलो ठीक है तैयार हो गया, मेंस लिखने गए। वहाँ क्या रहता था कि 20 से 30% प्रश्न ऐसे रहते थे जो मेरी बिल्कुल कभी रडार में ही नहीं रहे। अच्छा। तो मैं बड़ा फिर आश्चर्यचकित होता था कि लिखना तो है ही, लिख तो देते थे, लेकिन मैं बहुत बेहतर कंटेंट उसमें डिलीवर नहीं कर पाता था। बाद में फिर मैंने देखा कि एक तो समय बर्बाद हो रहा है और मेंस लगातार क्वालिफाई भी नहीं हो रहा है। फिर जो मैंने देखी अपनी कमी, तो फिर एक मेरे मित्र हैं प्रदीप चौरसिया जी और मेरे छोटे भाई, दोनों लोगों ने एक सजेशन दिया कि ऐसा है कि आप सबसे पहले जो चारों पेपर हैं उनको आप सामने लगाओ, उनकी एक एक यूनिट को देखो और ये देखो कमी क्या कर रहे हो तुम, सिलेबस को लगाओ। सिलेबस को। मैंने उसके बाद मैंने सिलेबस देखा तो मैं खुद अपने आप में बहुत ही आश्चर्यचकित था। मैंने कहा इसमें आधा सिलेबस मैंने कवर ही नहीं किया अब तक सही से। मतलब उसकी बेसिक चीजें पता थी, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट होनी चाहिए थी वो तभी आएगी जब आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे। फिर मैंने एक एक यूनिट को अच्छे से मैनेज किया और मैं आपको सच बताऊं कि 1 महीना ही लगा मुझे जो है ना ये चीज़ों को मैनेज करने में, और कंप्लीट जो सिलेबस था वो करने में मुझे 1.5 से 2 महीने लगे। मेरे चारों पेपर तैयार हो गए अच्छे से, सारे नोट्स और मतलब अकॉर्डिंग टू जो यूनिट्स हैं आयोग द्वारा जो जारी करी गई हैं उसके आधार पर मैंने अपने नोट्स बना लिए। फिर जब मैं लिखने के लिए बैठा, आंसर राइटिंग मैंने शुरू किया, तो मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना है। रिवीजन किया, लिखा, 20 के 20 क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से अटेम्प्ट करते थे। और एक मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मेरी हैंड राइटिंग ठीक है, तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं आती, मैं लास्ट तक बहुत बेहतर तरीके से लिख सकता हूँ। बस जो समस्या थी कि वो सारी यूनिट्स को पहले ना सही से देखना और प्रेजेंटेशन में कुछ कमियां थी उनको सही ना करना, तो वो मेरे लिए मेंस में असफलता का बड़ा कारण रहा। कुछ बच्चे ये भी पूछना चाहते हैं आपसे कि एक दिन में कितना आंसर लिख लेते थे? एक दिन में आंसर लिखने की ऐसी कोई वस्तुनिष्ठ ऐसा कोई प्रतिमान नहीं है कि आपको इतना ही लिखना है। आप अगर समय आपके पास है, जैसे कुछ बच्चे इस बार जैसे 17 मार्च को प्रीलिम्स है, मैं अभी उस पर कुछ बात करना चाहूँगा थोड़ी देर में, तो वो लोग प्रीलिम्स निकालेंगे, कुछ बच्चे पहली बार मेंस लिखेंगे, तो उनके पास बहुत कम समय होगा, 3.5 महीने होंगे। उन्हें उसी में पढ़ना भी है, उसी में लिखना भी है, एक साथ चीज़ों को कैसे बैलेंस करेंगे। तो उनके लिए सबसे बेटर सजेशन ये रहेगा कि आप पहले अपना सिलेबस कवर कर लो अच्छे से। जब पूरा सिलेबस आपके पास रहेगा, पढ़ा रहेगा, तो आपको लिखने में आसानी होगी। और आप जब
इतना कर लेंगे तो लिख सकते हैं। अब कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो पहले से सिलेबस अपना पढ़े रहते हैं, 1-2 बार प्रीलिम्स दिया नहीं हुआ तो उन्होंने अपना मेंस पे काम कर लिया है, तो वो क्या करेंगे, वो एक दिन में एक क्वेश्चन मतलब एक पूरा एक प्रश्न लिख सकते हैं, प्रश्न पत्र जैसे 20 प्रश्न है, अगर बहुत समय रहा तो 20 की जगह 40 भी लिख सकते हैं। वो उनकी लेखन क्षमता उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे मैनेज करता है, तो ये सबका व्यक्तिगत है। तो मुझे लग रहा है कि जो बच्चे पहली बार मेंस लिख रहे हैं तो वो अपना कंटेंट पे भी ध्यान दें और लेखन पे भी, दोनों को समन्वित करके चलें। और जो लोग अपना नॉर्मली पहले से लिखते आ रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि 10 या 15 क्वेश्चन डेली लिख सकते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो प्रीलिम्स होने वाला है, प्रीलिम्स का भी स्ट्रेटेजी आपने शिव प्रताप जी का समझा, मेंस के बारे में भी इन्होंने बता दिया, तो अगर आप इनके बताए हुए सुझाव को फॉलो करते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इससे लाभ मिलेगा। अब चलते हैं आपके तीसरे सेगमेंट की तरफ, जो कि बेहद दिलचस्प है और जो कि आखिरी पड़ाव हो जाता है, और जहां जाकर के ये लगता है कि बस इस आधे घंटे को अच्छे से हैंडल कर लिया तो यहाँ पर बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो पुनः मुश्को भवा वाला कहानी शुरू हो जाएगा। सेगमेंट है इंटरव्यू जी। तो इंटरव्यू की जो तैयारी होती है वो कैसे की जाए, आपने कैसे अपने व्यक्तित्व में निखार लाया? इंटरव्यू को लेके चूंकि मेरी पृष्ठभूमि पारिवारिक पृष्ठभूमि सिविल सर्विसेज की रही है, तो मुझे इतना तो आइडिया पहले से था कि ये कोई डीएनए में रहा है। हाँ, नहीं डीएनए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुझे ये जरूर माहौल ऐसा रहता तो पता रहता कि आप चीजों को कैसे मैनेज करेंगे। तो सभी लोगों का ये मानना था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, आप दिनों दिन जब इसमें सुधार करेंगे, आप निरंतर उसे परिमार्जित करेंगे, तो फिर जाके कहीं आप बेहतर स्थिति में आ पाएंगे। उसे आप कहें कि बहुत परफेक्ट हो जाएंगे, वो भी नहीं कह सकते हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगता है जब से मैंने तैयारी शुरू करी तब से मैंने पर्सनालिटी पे ध्यान देना शुरू किया कि हाँ भाई, इन चीज़ों को आप कैसे लाना है, बातों को कैसे प्रस्तुत करना है, और अपनी अब बात में ईमानदारी रखनी है और पर्सनालिटी को भी सही से प्रेजेंट करना है। तो ये आप तैयारी के दौरान चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। और जब आप बात करते हैं किसी से, टीचर से ही बात करते हैं, 1-to-1 कम्युनिकेशन करते हैं, तो वहाँ ये चीज़ें दिखाई देती हैं आपकी। आप जब आयोग में इंटरव्यू देने गए होंगे प्रयागराज में जी, जब एंट्री ले रहे होंगे, वहां पर कैसा महसूस हो रहा था? जी, वो पल जो होता है, मुझे लग रहा है कि चाहे कोई सिलेक्टेड बंदा भी जाए, सबके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता है। सही। वहाँ पे नर्वसनेस रहती है, लेकिन उस सेगमेंट में मैंने सबसे ये चीज़ अच्छी देखी है कि आपने अगर तनाव को मैनेज कर लिया वहाँ पे, तो फिर आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे वहाँ पे। मतलब नॉलेज है आपको पहले से ही, एकदम। आपने प्रीलिम्स दिया है, आपने मेंस क्वालिफाई किया है, तो आपने ज्ञान का भंडार तो है जी, लेकिन कैसे मैनेज तनाव को करना, बस। तो शिव कैसे मैनेज किए? मेरे लिए इसमें मुझे जब जा रहा था तो मेरा छोटा भाई मेरे साथ था, और वो लगातार वो बहुत पॉजिटिव रहता है इन सब चीज़ों में, बहुत मोटिवेट करता रहता है कि अरे ठीक है। वो हमसे कहता तुम्हारा तो क्या दिक्कत है, कुछ है ही नहीं, तुम्हें बस जाना है, इंटरव्यू दे के लौट के आना है। तो जब मैं अंदर जा रहा था तो थोड़ा सा मैं नर्वस था। मेरी एंट्री हुई, मेरा बोर्ड हरीश प्रताप सर का बोर्ड था और बहुत ही कोऑपरेटिव बोर्ड था वो। तो मैं जब गया तो 1 से 2 मिनट मुझे थोड़ा सा वहाँ एडजस्ट होने में समस्या लगी, अंदर से महसूस हुआ, लेकिन मैंने अपनी बॉडी से ये नहीं वहाँ पे झलकने दिया कि मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन जैसे क्वेश्चन आंसर की प्रक्रिया शुरू हुई तो फिर मैं बहुत सहज हो गया था, और फर्स्ट क्वेश्चन से ही लास्ट मेरा इंटरव्यू लगभग 41 मिनट के अराउंड चला था। तो उस पूरी प्रक्रिया में मुझे 2-3 क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए जिनमें मैं बहुत बेहतर जवाब नहीं दे पाया, लेकिन बाकी क्वेश्चंस में बहुत मैं संतुष्ट था कि हाँ मैंने अच्छा किया है। कितना देर का पूरा इंटरव्यू चला आपका? मेरा लगभग 41 मिनट चला था। 41 मिनट जी। अगर आयोग के हिसाब से देखें और राज्य स्तरीय आयोग के हिसाब से देखें तो काफी लंबा इंटरव्यू आपका कहा जाएगा। काफी लंबा इंटरव्यू चला है मैं खुद, लेकिन बात ये होती है कि जब आप जवाब देते हैं और अगर किसी सामने वाले व्यक्ति को संतुष्ट करते हैं हर जवाब पे, तो फिर कम्युनिकेशन में भी दिक्कत नहीं होती है और उन्हें सवाल पूछने में भी कोई समस्या नहीं रहती है। मैं अपने जब एंट्री लिया था तो मुझे ये पता था कि 10 से 20 मिनट एवरेज था कि इतना चलेगा, 25 मिनट भी किसी का चल जाता था, तो मैं ये सोच के गया था कितना चलेगा। लेकिन वहाँ मुझे वॉच देखने का भी टाइम नहीं मिला और न जरूरत मैंने समझी कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैं निकलना चाहूँ जल्दी। मैं जब बहुत सहज होकर बैठ गया, फिर जब बातचीत होने लगी तो फिर पूरी जो प्रक्रिया थी 40-41 मिनट के अराउंड की, वो बहुत शानदार निकली। वहाँ से बातचीत अच्छा, बहुत अच्छा रहा और बहुत कोऑपरेटिव था। प्रश्न फैक्चुअल था या फिर ऐसे थे जो लॉजिकल थे? प्रश्न मैं अगर आपको बताऊं ओवरऑल इंटरव्यू का तो मिला जुला था। उसमें कुछ प्रश्न कुछ बोर्ड मेंबरों ने फैक्चुअल भी किए थे और कॉन्सेप्चुअल तो बहुत ज्यादा इस बार क्वेश्चन रहे थे। 1-2 सिचुएशनल, 3 क्वेश्चन सिचुएशनल थे कि आप एसडीएम बन गए तो आप हायर एजुकेशन में कैसे लोगों को आकर्षित करेंगे, और एक अगर कोई संघर्ष हो गया तो वहाँ की स्थिति में आपको अगर समाधान करने के लिए एक जिलाधिकारी ने भेजा है तो आप कैसे मैनेज करेंगे, इस तरह के प्रश्न थे। और उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बहुत क्वेश्चन थे इस बार, जैसे कि समाज में लैंगिक समानता को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं,
कोई रोचक किस्सा सुनाना चाहेंगे इंटरव्यू का? इसमें रोचक किस्से तो क्या, काफी रोचक किस्से रहे ऐसे। तो एक मेंबर ने बोला था कि अच्छा आप लैंगिक समानता के हिमायती व्यक्ति हैं, आपको लग रहा है कि सारी चीजें सही हैं, तो आप फिर बताइए कि उन्होंने एक त्रेता युग का प्रसंग छेड़ दिया कि जो भगवान राम ने ऐसा किया था सही किया। तो मैंने कहा सर वो उस समय की प्रक्रिया थी, वो त्रेता युग की बात थी और उस समय जो राजत्व का सिद्धांत था उसके अनुसार से सही रहा, लेकिन अगर वर्तमान की बात करी जाए तो फिर मुझे लग रहा है कि वो लैंगिक असमानता का उदाहरण है। और चूंकि वर्तमान में संविधान का शासन है, लोकतंत्र है, तो यहाँ पे जो समानता की बात है वो प्रमुखता से होनी चाहिए। तो बोले कि हाँ ये ठीक है, समय समय की बात है। तो इस तरह से कई प्रश्न ऐसे रहे जो बहुत शानदार रहे और मैं जवाब भी बहुत अच्छे से दिया उनका। इंटरव्यू के दौरान कभी ऐसा लगा किसी प्रश्न को सुन करके कि अगर इस प्रश्न का जवाब दे दिया तो फिर मेरा मामला यहाँ निकल जाएगा, या कॉन्फिडेंस आ गया होगा बीच में कि मुझे लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, कुछ प्रश्नों पे ऐसा रहा था कि जो एक बात होती है कि जब आपको पता होता है और ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जिसपे आप बहुत बेहतर उत्तर दे पाते हैं तो वो फिर आपके लिए तो पॉजिटिव होता ही है। एक मेंबर ने, मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान में जो भारत के विदेश मंत्री हैं उनकी एक बुक आई है एस जयशंकर जी की। तो मैं एस जयशंकर जी को मैं सुनता था, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं बहुत उनका सम्मान भी करता हूँ और मैं बहुत सीखता भी हूँ उनसे, इतना सलीके से बात रखते हैं अपनी। तो उनकी बुक आई थी तो मैंने देखी कि भाई इंडिया मैटर करके बुक थी। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा सर हाँ हमने एक बुक आई है उनकी, भारत क्यों मायने रखता है। तो बोले कि बताओ इसके बारे में। फिर मैंने उसका क्रक्स उन्हें जब बताया तो फिर वो बहुत खुश हुए। आपने किताब वो पढ़ी थी पहले? जी, मैंने उसका जो है ना, काफी पॉपुलर, जी बहुत पॉपुलर बुक है, तो उसका मैंने क्रक्स अच्छे से पढ़ रखा था। तो वो मैंने जब उनके सामने रखा तो बोले कि हाँ ये अच्छी बात है कि आपने पढ़ी है और आपको ये अच्छी चीज पता है। तो वो मेरे लिए काफी पॉजिटिव एनर्जी वाला था। मैंने कहा हाँ चलो, मैंने एक प्रश्न तो ऐसा रहा कि जो बहुत बेहतर तरीके से उसका उत्तर दिया। फिर वहां से जब आगे बढ़ी प्रक्रिया तो फिर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता है। अगर मान लीजिए इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछे जा रहे हैं और हाँ अगर सिचुएशन बेस्ड है तब तो आपको आंसर देना ही है, लॉजिकल है तो आंसर देना ही है, लेकिन कुछ फैक्चुअल प्रश्न होते हैं और यदि आप उसका जवाब ना दे पाए और ऐसे 2-3 प्रश्न आ जाए जिसका जवाब ना दे पाए तो फिर सबका क्या प्रभाव पड़ता है इंटरव्यू पे, कैसे मैनेज किया जाता है? इसको लेके देखो, मैं पहले से एकदम पूर्वाग्रह मैंने बना लिया था कि अगर ऐसी कुछ स्थिति रहती है तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ वहां उनसे माफी मांग लूंगा, उसमें कुछ भी मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इंटरव्यू ये होता है कि आप अपना जो पता है वो बताओ, अलग से कुछ अनुमान लगा रहे हैं या फिर उल्टा सीधा कुछ बता रहे हैं तो वो मुझे लग रहा है नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो मेरे इंटरव्यू में ऐसी एक स्थिति बनी थी कि सर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने मिलेट्स मूवमेंट के बारे में कुछ सुना है? तो मैंने कहा सर मैंने सुना जरूर है, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उनका जिक्र किया था तो काफी चर्चा में रही थी। तो बोले, फिर उन्होंने अपनी तरफ से नाम बताया कि हाँ ये लहरी बाई। मैंने कहा जी सर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उन्होंने, मुझे 2 टर्म पूछे थे साइंस के, वो रिसेंट में ही आए थे, मैं उन पर बहुत पढ़ा नहीं था। तो मैंने एकदम साफ कहा, मैंने कहा सर माफी चाहता हूँ, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं अभी पढ़ा है। तो बोले चलिए कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो निकल गया मेरा जो ऐसा स्थिति फंसती थी उसमें। आपने बहुत अच्छा कहा कि आपने पहले से पूर्वाग्रह बना लिया। जी एकदम। और ये अच्छी बात भी, आप देखिए जो लोग भी देख रहे होंगे, जो कैंडिडेट, वो यहाँ समझे कि कह रहे कि कई प्रश्न इनके सामने, बहुत ईमानदारी से इन्होंने कहा कि कई प्रश्न जो है इनसे पूछा गया, जवाब नहीं आ रहा था, इन्होंने स्पष्ट पूरी ईमानदारी से कह दिया कि मुझे अभी नहीं पता है। जाहिर सी बात है, हर इंसान को हर कुछ तुरंत तो पता नहीं रहता है ना। आपका जो बेस्ट है उस पर अच्छा परफॉर्म कर दीजिए। आपकी जो नेचुरलिटी है वो दिखनी चाहिए वहाँ पे, कहीं भी ये नहीं लगे कि आप कुछ ऐसा उल्टा सीधा बताने लगे या नहीं पता है। तो आप अगर आसानी से माफी मांग लेते हैं तो बोर्ड मेंबर या जो चेयरमैन सर होते हैं इतने कोऑपरेटिव होते हैं, वो उन्हें सबको पता है कि आप प्री और मेंस निकाल के आ रहे हैं, तो नॉलेज की तो कोई ऐसी कमी है नहीं, और एक आध अगर चीज नहीं आ रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अखबार पढ़ते थे आप? जी, अखबार में पढ़ता था। कौन सा अखबार पढ़ते? मैं दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ता था। और मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हो ना, वो बहुत परेशान रहते हैं, जान खा जाते हैं कि सर कौन सा अखबार पढ़ना है, कौन सा अखबार पढ़ना है। उनको लगता है द हिंदू नहीं पढ़ा ना तो फिर सब कुछ बर्बाद हो गया, है ना। तो जो देखिए, अब शिव कह रहे हैं कि खुद ही दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण और रैंक 4 लेकर का है डिप्टी कलेक्टर। मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, ये एक नैरेटिव भी बना हुआ है कि आप द हिंदू। अब ठीक है, हिंदी माध्यम की जो पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं उनके सबके लिए बहुत सहज नहीं रहता है, पढ़ सकते हैं लेकिन उसमें उनका टाइम भी बहुत ज्यादा जाता है। फिर कैसे पढ़ें, कैसे, उसमें कुछ नहीं आता तो फिर ट्रांसलेट करने के लिए मोबाइल का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो डिमांड है प्रश्नों की, या जो वहाँ पे आयोग के जो हम लोगों को जो डिलीवर करना होता है, वो डिमांड फुलफिल हो जाए। वो फिर डिपेंड नहीं करता है कि आपने रास्ता क्या अपनाया है, कि आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है कि द हिंदू पढ़ा है, राष्ट्रीय संस्करण पढ़ा है।
जो जरूरत है वो आप अपना काम कर लो उतना, बाकी तो कोचिंग से इतना कंटेंट बेहतर यहाँ मिल ही जाता है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज किया आपने? करंट अफेयर्स में लगातार, जैसे मैं कुछ वैसे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया साइट नहीं चलाता था, लेकिन मैं जो एक्स फॉलो करता था तो उसमें मैंने पीआईबी को लाइक कर रखा था, या जो भारत सरकार के कुछ ऑफिशियल जो संस्थान हैं, बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है, मैंने उनकी सबकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको लाइक कर रखा था। तो कुछ भी जैसे घटना होती थी तो मिल जाती थी। और उसके साथ ही जैसे कि मैं संस्कृति में स्टूडेंट हूँ तो मेरे हर मंथली जो मैगजीन मिलती थी तो वहां से निकाल लेता था जो जरूरत रहती थी प्रीलिम्स के लिए। इसका वो मासिक मैगजीन, हाँ, जो मासिक मैगजीन। और मैं फाउंडेशन फर्स्ट हूँ चूंकि, लेकिन फिर भी मैं अभी भी ले लेता हूँ जाके वहां से। तो उससे इन सब चीज़ों से काम हो जाता है। जहाँ मुझे जरूरत रहती थी, किसी में एक पर्टिकुलर एक सोर्स पे डिपेंड नहीं कभी किया कि नहीं मुझे यही करना है। मैं ये मान के चलता हूँ कि हर स्टूडेंट को किसी भी एक चीज पे ऐसा डिपेंड निर्भर नहीं रहना चाहिए कि हाँ हमारा इससे काम हो जाएगा। अगर आपका काम 4 जगह से चल रहा है तो आप उन 4 चीजों को कलेक्ट कर लो एक जगह। ये मैंने यूपी 5th और 6th में ये स्ट्रेटजी अपनाई थी। हाँ, वही मैं आना चाह रहा हूँ। यूपी में 2 पेपर एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, ऑप्शनल हटा करके, पेपर 5th और 6th। संस्कृति आयुष ने भी 2 किताब जी 2 बुकलेट निकाले थे। तो आपने उसको कैसे तैयार किया? मैंने उसमें सबसे पहले जो आयोग ने यूनिट जारी करी, मैंने वो सीधा लगाई दीवार पे। मुझे ये पता था कि मुझे क्या क्या इसमें से पढ़ना है, क्योंकि पीछे आपने सीख लिया था कि हाँ बस कि मेंस में मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इस बात का मुझे आइडिया हो गया था कि पहले तो मेंस बहुत अथाह महासागर है, इतना सिलेबस है कि आप क्या पढ़ेंगे क्या छोड़ेंगे। तो इस बार मुझे ये आइडिया था कि मुझे उतना ही पढ़ना है जितना आयोग ने पाठ्यक्रम जारी किया है। तो उसमें मैंने 5th और 6th की जो जितनी भी यूनिट थी उसके मैंने सारे जो कंटेंट जहाँ से मुझे अच्छा लगा, जैसे कुछ संस्कृति आईएएस का मुझे जो सर ने बुकलेट 2 दी थी मुझे, जब मैं मेंस के लिए मिलने गया था तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराई थी। तो उसमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे रहे कि बहुत डायरेक्टली आए थे, तो मैंने सीधा सीधा फाड़ लिया उन्हें। कुछ चीज़ें मैंने अपनी मतलब हैंड राइटिंग में लिख ली थी जो मुझे जरूरत थी कि जहाँ बहुत ब्रॉड है मुझे सिनॉप्सिस बनाना है उसकी, तो मैंने वो बना लिए थे। तो मैंने 5-7 सोर्स, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, उनसे मिला के अपने नोट्स दोनों तैयार कर लिए थे। और मुझे लग रहा है कि वो नोट्स इतने कारगर रहे कि मुझे फिर कुछ और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी। और 5th और 6th पेपर मैंने लिखे भी बहुत शानदार थे। तो मतलब कॉन्फिडेंस था, मैं वहाँ पे जब लिख के निकला तो मुझे लग रहा था कि हाँ चलो, मुझे लग रहा है कि औरों से तो बहुत बेहतर गए हैं। सही बात है कि जो नया है वो सबके लिए नया जी है ना, उसके बारे में कोई नहीं जानता और आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया था। और उसमें सबसे बड़ी बात थी कुछ प्रश्न ऐसे थे 6th पेपर में विशेष तौर पे, 5th में भी थे लेकिन 5th में वो मेरी रडार में थे, अच्छे से थे। कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हुई उनमें, लेकिन 6th में ऐसा था कि कई प्रश्न लगातार ऐसे थे जो बहुत असहज कर रहे थे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रक्रिया यही है, मैं बच्चों को लगातार जब से मैं मेंस दे गया तब से मैं बता भी रहा हूँ सबको कि वो सबके लिए ऐसा रहता है। नया सिलेबस है, नया पैटर्न है, कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो टफ रहेंगे। अगर वहाँ आपने अपने आप को मैनेज कर लिया, वो जो तनाव मैनेजमेंट की प्रक्रिया है वहाँ पे आपने कर लिया, औरों से बेहतर लिख दिया, तो आप लीड ले जाएंगे फिर। तो मैंने वहाँ पे इतना बेहतर कर लिया था कि जो कुछ में लगा रहा था कि हाँ आसपास मैंने देखा तो लड़के उसमें सहज नहीं दिख रहे थे उस ड्यूरेशन में, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि बेहतर से बेहतर प्रेजेंटेशन किया जाए उनका। तो मैंने मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट, जितना भी प्रयोग हो सकता था वो सारे प्रयोग करके उनको बेहतर तरीके से जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसको फुलफिल कर दिया था। शिव, आपके साथ मैंने विभिन्न मुद्दों पर बात कर लिया है, बेहद दिलचस्प रहा। आपने पूरी ईमानदारी और बेबाक अंदाज में हर बात को रखा है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी अभ्यर्थी सुन रहे हैं आपको, और खास करके आप संस्कृति आईएएस के फाउंडेशन 1 के छात्र हैं, तो आपके साथ के जो बच्चे होंगे भी जो फाउंडेशन 1, 2 या 3 आते जाते मिलते होंगे रास्ते में, उनको बहुत ज्यादा प्रेरणा आपसे मिलेगा। फिर भी आखिरी में, चूंकि अभी जो है 17 मार्च को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स प्रस्तावित है, होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, आगे मेंस लिखने वाले लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए, या जो नए अभ्यर्थी आ रहे हैं मुखर्जी नगर में, इन तमाम लोगों को ध्यान में रखते हुए अपनी तरफ से आप कुछ संदेश देना चाहें तो जरूर दें। मेरा इनमें सभी छात्रों को जो अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं उनको, या जो प्रीलिम्स दे रहे हैं उनको, मेंस दे रहे हैं उनको, सभी लोगों के लिए एक मेरा कॉमन सजेशन ये रहेगा कि ये तैयारी कोई एक दिन की तैयारी नहीं है। इसमें आप सबसे पहले अपने आप को मैनेज करो, और बाहरी दबाव भी आएंगे, समाज के भी दबाव रहेंगे। जब आपका सफलता का दौर चलता है तो लोग तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं, तो आपको उन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है और आपको अपनी तैयारी एक सीधी दिशा में, जो कि किसी टीचर या किसी संस्थान के माध्यम से भी आप उसका सहारा ले सकते हैं, जहाँ ज़रूरत लगे किसी भी टीचर से आप मिल सकते हैं जाके। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, आप अपने आप को मैनेज कैसे करते हैं। कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है कि प्रीलिम्स हुआ, नहीं हो पाया तो तनाव हुआ है, मेंस नहीं हुआ तो तनाव हुआ है। आप उन परिस्थितियों में अपने आप को मैनेज करें और पूरी ईमानदारी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो मुझे लग रहा है कि सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। और सभी अभ्यर्थियों को एवं और उनके सभी जो परिवार वाले हैं उनको भी मैं अपनी तरफ से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
कि इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है बच्चों के साथ कि उनके साथ परिवार या जो है ना टीचर लोगों का है वो अच्छे से खड़े रहें कि अगर असफलता है तो आगे सफलता भी मिलेगी, क्योंकि वैसे भी ये स्थिति तनावपूर्ण होती है कभी कभी और बच्चे बहुत परेशान भी रहते हैं। तो अगर परिवार का समर्थन रहता है, मेरे लिए तो मेरा परिवार इस तरह से खड़ा रहा था कि मुझे कभी कोई दिक्कत होने नहीं दी उन्होंने। मैं खुद परेशान होता तो वो लोग कहते थे, कह रहे तुम चिल करो, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। तो ये तो कॉमन हो गई। और उसके अलावा जो अभी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो आपने अभी पढ़ा है आप उसे अच्छे से रिवीजन करें। कुछ नया सोर्स अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नया जितना पढ़ेंगे उतना उलझते जाएंगे। तो आप करंट अफेयर्स का रिवीजन करें अच्छे से, और जो आपने ट्रेडिशनल पढ़ा है उसको आप रिवीजन करते जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपके लिए 2 घंटे बहुत मायने रखते हैं। कुछ प्रश्न आपको ऐसे लगेंगे, कभी कभी होगा कि आप जो पहला जो पेज खोला उसमें से 10 प्रश्न हैं, 10 में से आपको 8 आ ही नहीं रहे हैं। सही बात। तो कुछ लड़के वहां पे बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, और वो जो आपका जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वो पूरे पेपर में फिर बड़ी भूमिका निभाता है। तो आपको सबसे बड़ी तो ये बात है कि आपको उधर ध्यान नहीं देना है। अगर आपका एक पेज टफ आ रहा है, बदल दो उसे, अगले पेज पे चले जाओ। दूसरा भी लग रहा है तो उसे भी बदल दो। आप जब एक अपने स्ट्रॉन्ग जोन में पहुंच जाएंगे, जो आपका जो कोर मजबूत हिस्सा होता है उसे आप जब अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होगा। और आपको 2 घंटे में अपने आप को बहुत ही सहज रखना है। अटेम्प्ट अच्छे से लेना है पेपर की डिमांड के अनुसार। अगर पेपर बहुत टफ आपको दिख रहा है तो 130-135 के अराउंड आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, और पेपर अगर सही स्तर सही है तो आप 140 के आसपास भी जा सकते हैं। तो अच्छे से आप दीजिए, और सीसेट को ध्यान में रखिए। सीसेट को इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी, उसे अच्छे से देख के। और ये ना हो कि आप जीएस क्वालिफाई कर गए और सीसेट में रुक गए। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 17 मार्च का जो पीटी है अच्छे से दीजिए। बाकी अगर मेंस के लिए मेरे लिए अगर कुछ जरूरत रहेगी तो मैं अपने नोट्स या अपनी जो स्ट्रेटजी है मैं मनीष भाई से बात कर लूंगा, या आपसे पर्सनली भी डिस्कस कर लूंगा। तो आप लोग कभी भी हमसे आके मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। आपकी मैं व्यक्तिगत रूप से भी प्रशंसा करना चाहूँगा, क्योंकि आपने जितने विस्तार से सब कुछ बताया है और जितनी चीज़ें आप कह सकते थे, खास करके मैं सुन रहा था आपको अपने परिवार वालों के लिए कहा कि धैर्य बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चे अपने तरफ से पूरी जोर लगाते रहते हैं, है ना। और जैसे आपने भी कहा कि आपका मेंस में 2-3 मार्क्स से कई बार रह गया, है ना। और उस समय बच्चों को सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए, वो परिवार से ही, मोरली सपोर्ट, क्योंकि बाहर वाले ताने मारने के लिए तो बैठे ही लोग क्या कहेंगे। हाँ, लोगों का काम है कहना। तो यही बात है। आपने अंत में बहुत अच्छा कहा कि देखिए इनकी जिंदा दिली देखिए, मैं तो शिव जी की कहूंगा कि इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि प्रीलिम्स चूंकि अब बहुत नजदीक है, तो जितना अपने तरफ से टिप्स दे सकते थे आपको दे दिए हैं। मेंस के लिए इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इनका प्रश्न नोट्स भी यदि चाहिए, इन्होंने पेपर 5 पेपर 6 के लिए भी कहा कि अलग से नोट्स बनाया है। कुछ भी चाहिए तो इन्होंने कहा कि आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। और संस्कृति IAS जो है वहां पर आप इस चीज को ले भी सकते हैं और शिव जी से आप जुड़ भी सकते हैं। तो शिव प्रताप जी अब तो डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं, तो यहाँ तक का सफर तो हो गया। अब तो ट्रेनिंग में आप जाएंगे और फिर सेवा देंगे। इससे आगे भी कुछ सोचा है? जी, आगे मैं अभी UPSC के लिए प्रयासरत हूँ, और उस प्रक्रिया में अभी मैं लगाई हुआ हूँ प्रीलिम्स के लिए, और टारगेट है आई होप बेटर करने का। नहीं, बिल्कुल आपका जो ध्येय है वो जल्दी से पूरा हो जाए, आगे का लक्ष्य और पूरा हो। फिर से मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पूरी संस्कृति IAS की टीम बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और संस्कृति टीम का बहुत बहुत आभार। साथियों, आज हमारे साथ जुड़े थे शिव प्रताप जी, डिप्टी कलेक्टर रैंक 4 UPPSC 2023। दूसरे प्रोग्राम में हम किसी और सफल अभ्यर्थी को आपके समक्ष लाएंगे, जो आपके मन मस्तिष्क में उठने वाले जो प्रश्न होंगे उनको शांत करेंगे। तो आज के लिए दीजिए इजाजत। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।